क्योंकि इनको कुर्सी का बहुत बड़ा लालच है। बोध सिंह भगत जी को देखा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, बहुत बड़े लालची है कुर्सी का। तो क्योंकि इन्होंने निर्दलीय चयन कर लिए, मुझे समझ में आता बोध सिंह भगत जी का कि कुर्सी के प्रति इतना लालच कैसा लालच है, क्योंकि बहुत बड़ा लालच है उनका। तो मैं, ये जनता समझ रही है। तो बोध सिंह भाऊ भी बाहर के, गौरव पारधी जी भी बाहर के। हमारे विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका पूरा विरोध हो रहा है इनका। रही प्रशांत भाऊ मेश्राम तो बहुत बड़े अरबपति आदमी है ना। अब वो पैसे के दम पे एक बहुत बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता। मैं पहला शब्द न्यूज़ रिपोर्टर राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भवनेंद्र अहरवाल जी से बात करेंगे, जो कि करेंगे खैरलान जी विधानसभा क्षेत्र 113 से विधायक का पर्चा भरने वाले हैं, और उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से वे इस चुनाव में अपनी रणनीति के तहत शिरकत अदा करेंगे। नमस्कार अहरवाल जी। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अहरवाल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके से आपका राजनीति में पदार्पण हुआ और किस तरीके से आप राजनीति के क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं। मैं भवनेंद्र अहरवाल ग्राम गर्राबुड़ी से हूँ, और राजनीति के क्षेत्र में मैंने 2018 में कदम रखा, और उस टाइम हमने नामांकन डाले, और नामांकन डालने के बाद हमने मैदान में उतरे, और उस समय जनता का इतना आशीर्वाद मिला हमको। 248 बूथ में, हर बूथ में कांग्रेस बीजेपी का पीछा करने वाले हम ही थे, हर बूथ में पीछा किए। ये जनता का आशीर्वाद है, उसने है, और लगभग 80% बूथों में तीसरी पोजीशन बनाने में हमको कामयाबी मिली। ऐसी क्या स्थितियां रही कि जिस वजह से आपको ये आभास हुआ कि मुझे राजनीति में अब उतरना चाहिए? जनरली सर देखिए, हम एक छोटे से किसान के बेटे हैं, और आज तक हमने देखा कि ये जो अब, क्योंकि जब हमारे पास लोकतंत्र नहीं था, तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन लोकतंत्र हमको जब अधिकार मिला, तो अधिकार मिलने के बावजूद भी आज हम जो गरीब और पिछड़े लोग हैं, पिछड़े दलित आदिवासी भाई लोग, हम सिर्फ वोट बैंक बन के बैठे हैं। और आज तक हमारे दादा को यूज़ किया गया, पिताजी को, आज मेरे पिताजी ने अपने ज़िंदगी के लगभग 50 साल उन बड़े बड़े नेताओं के पीछे लगा दिए, लेकिन उसका आउटपुट देखा मैंने, जीरो मिला। उन्हें यूज़ किया और फेंक दिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम, कब तक इनके शोषित बनेंगे, पीड़ित बनेंगे, क्यों ना हम इस गरीब और पीड़ित की लड़ाई हम क्यों ना लड़े, क्योंकि जब ये सब यूज़ करने वाले लोग हैं। तो हमने सोचा कि अब अपनी लड़ाई, गरीबी की जो लड़ाई, ये पीड़ित शोषित की जो लड़ाई, क्योंकि ये लोग सिर्फ यूज़ करने वाले लोग हैं, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम इस लड़ाई को लड़ा जाए। और फिर से मेरा मन बना, और क्योंकि किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा, और किसी न किसी को ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो मेरा मन बना कि हम इस लड़ाई को लड़ा जाए, और मेरा मन और सबसे लड़ाई की शुरुआत की है। आमतौर पर देखा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर में कि केवल दो फ्रंट सामने आते हैं, एक भाजपा और एक कांग्रेस। तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव में जीत हासिल करना, ये कहाँ तक क्या आप इस बात से सहमत रखते हैं? देखिए, यहाँ जनरली दो पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, और कांग्रेस बीजेपी क्या है, ये पूंजीवादी पार्टी है, और ये टिकट उन्हीं को देती है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, क्योंकि इनको करोड़ों अरबों रुपए वाले ही लोग इनको चंदा देते हैं, और चंदा देकर इनको टिकट देते हैं। तो हमने सोचे कब तक, अगर हम पार्टी के पीछे जाते हैं तो हमको टिकट नहीं मिलना है, तो क्यों ना एक गरीब की आवाज़ बन के, गरीब किसान पीड़ित की आवाज़ बन के निर्दलीय का रास्ता निकालते हैं। और निर्दलीय का जो रास्ता निकल रहा है, और मुझे जिस हिसाब से हम लोग पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, लगभग 6 महीने, साल भर से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है सभी भाइयों का, क्योंकि कांग्रेस से पीड़ित लोग हैं, बीजेपी से पीड़ित हैं, तो बहुत अच्छा प्रयास और समर्थन मिल रहा है मुझे। युवा लोगों का जोश उत्साह के साथ समर्थन मिल रहा है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से हम चुनाव निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें वर्तमान मौजूदा भाजपा सरकार की, जो विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में राज कर रही है, तो उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और ऐसी कुछ और भी योजना उन्होंने जारी कर दी, जैसे लाडली बहना योजना की बात करें हम अगर से, या फिर और भी अन्य योजना जो उन्होंने निकाली, गैस का दाम भी कम कर दिया। तो काफ़ी कुछ लोभ लुभावन उन्होंने योजनाएं निकाली है जनता के लिए, मतदाता को साधने के लिए। सेम वही काम कर रही कांग्रेस पार्टी, उसने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम नारी सम्मान योजना लाएगी, महिलाओं को 1500 रुपये देगी, या फिर और भी अन्य प्रकार की जो उनके घोषणा पत्र में चीज़ें हैं वो निकाली है। तो आपका ऐसा क्या घोषणा पत्र रहेगा करेंगे विधानसभा क्षेत्र में, जिससे आप मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? ये देखिए, जो योजना आज कांग्रेस, मैं कहूँगा जब बीजेपी की 18 साल की बात करते हैं, बीजेपी ने 18 साल राज किया, तो 18 साल में जब इन्हें शासन किया हमारे प्रदेश में और खासकर हमारे क्षेत्र में, तो इनको अब योजना, ऐसा कोई योजना बचना ही नहीं चाहिए था। अब चुनाव आता है तो उनके पास घोषणा याद आती है, और ये जो लाडली बहना की जो योजना है, चुनाव के सिर्फ 2 से 3 महीना पहले लाके हमारी लाडली बहना को चॉकलेट देने का काम कर रहे हैं, और चुनाव हो जाएगा तो इनका काम खत्म हो जाएगा। और अभी तक अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके मन में ऐसा कोई एजेंडा था कि हमारे गरीब पीड़ित शोषित भाइयों के लिए और बहनों के लिए, तो ये चुनाव के टाइम क्यों इनको याद आता है? और चुनाव के टाइम याद आने का कारण एक ही उद्देश्य है उनका, सिर्फ यूज़ करो, और
मतलब यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये लाडली बहना सिर्फ बहनों को बहकाने का की योजना है इनके लिए। और इससे मैं बोलूँगा कि हमारे अगर देश की बात करें, आज आज कांग्रेस घोषणा कर रही है, बीजेपी कर रही है, आज हमारे लगभग प्रदेश में 56,000 करोड़ का कर्जा लेके योजना दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ चुनावी योजना है इनकी, और इस चुनावी योजना में सिर्फ कामयाब नहीं होने वाले। जनता समझ रही है कि ये जनता को सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और इनका सिर्फ उद्देश्य है सिर्फ चुनाव जीतना। इनका कोई उद्देश्य नहीं कि जनता का कल्याण हो, जनता की भलाई हो, जनता का आगे बढ़े, हमारा देश, हमारा प्रदेश प्रगति बढ़े। ऐसा कोई इनके दिमाग में कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ चुनावी घोषणा है इनके पास। डहरवाल जी, आपने तो ये दोनों पार्टियों की खामियां गिना दी, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका घोषणा पत्र क्या खास रहेगा कड़ंगी जनता के लिए? हमारा जो घोषणा पत्र रहेगा कि आज हमारा मैं कह रहा हूँ जो हमारा जो किसान भाई है, किसान भाई के लिए आज तक हमारी जो जितनी भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस ने राज किया, बीजेपी ने किया, लेकिन आज तक हमारा किसान भाई मजबूरी का मारा है, आज तक इनके हाथ में आया कुछ भी नहीं। तो किसानों के लिए सबसे बड़ा मेरा एक घोषणा रहेगा कि अगर हम चुनाव जीतते हो, चुनाव आप लोग का आशीर्वाद मिले और विधानसभा गए, तो हम किसान का जो धान का जो समर्थन मूल्य है 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में। अगर सरकार नहीं मानेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे। मतलब हमको मुफ्त का नहीं चाहिए, हमको हमारी मेहनत का चाहिए। हमारा जो युवा भाई जो बेरोजगार है, आज बड़े बड़े लिख के, आज हमारी जो सरकारें जो आई, खासकर अभी जो पहले हमारा जो मूवी से जो आरक्षण था, आज 27% को हमारा आरक्षण तो 52% मिलना चाहिए, उसको 27% किए, 27% करने के बाद उसको 13% मिला के खड़ा कर दी। आज हमारा जो ओबीसी समाज है पूरा बेरोजगार पड़ा है और आज मतलब खाली पीली घूम रहा है। तो ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे ताकि उनको रोजगार मिले और उनको स्किल्ड किया जाए। उनको वहाँ ऐसा स्किल्ड बनाने के लिए ऐसा कुछ मोटिवेट ऐसी योजना लेके आएंगे उनको कि वो लोग खाली बेरोजगार न रहे। और हमारे जो विधानसभा की किसान भाई, युवा भाई, हमारी बहनें को भी ऐसा रोजगार मिले कि ऐसा उनको ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि वो भी रोजगार उनको मिले। और क्योंकि मुफ्त का मिलने से अच्छा उनको अगर मुफ्त की रोटी अगर हम एकदम खिला देते हैं, उससे अच्छा कि उनको उतना कामयाब बना दे कि खुद अपनी रोटी कमा ले, तो उनको मुफ्त की रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मुफ्त की बारिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही ऐसी बहुत सारी योजना है कि ताकि हम जनता के हित में काम करेंगे। अगर कड़ंगी क्षेत्र की बात की जाए तो आमतौर पर कड़ंगी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है, लेकिन उसके बाद में भी कड़ंगी क्षेत्र में पलायन जैसे एक मुद्दा काफ़ी जोर पकड़ रहा है। तो इसके पीछे आप किसे कारण मानते हैं और ऐसी क्या स्थितियाँ रहेगी जिस वजह से आने वाले समय में अगर आप विधायक बनते हैं तो पलायन ना हो, उसके ऊपर में आप काम करेंगे? क्योंकि आज हमारा जो क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा, मतलब इतना अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पे संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। संसाधन अगर होते तो किसान अपने जो युवा भाई लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता। तो उनके लिए ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाए कि कैसे उनको स्किल्ड किया जाए कि ताकि वो अपने कामों में, अपने गाँव में कुछ ऐसा काम करें कि उनको रोजगार मिल जाए और वो लोग पलायन करने के लिए मतलब विवश हो। तो ये योजना तो हमारी रहेगी। और जो हमारा क्षेत्र है कटंगी विधानसभा, इस क्षेत्र में मतलब ऐसा कुछ जैसे हमारे बहुत सारी गन्नाओं की मिलें हैं, जैसे मिल ला सकते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि गन्ना किसानों को मिल के माध्यम से भी रोजगार मिले। गन्ना उत्पादित क्षेत्र है कटंगी। हाँ, और यहाँ पे उद्योगों की आवश्यकता है। छोटे छोटे उद्योग, कोई जरूरी नहीं कि बड़े उद्योग लगा सके, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग हम ला सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो लीडरशिप मिली हमारे बालाघाट जिले को खासकर कटंगी विधानसभा को, इन लोगों ने इनका और ध्यान ही नहीं गया। इनका एक ही उद्देश्य रहा, चुनाव आया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करो और 100-200 करोड़ कमाने में लग जाओ। जनता से कोई मतलब नहीं रहा इन लोगों का। तो बहुत सारी स्कीमें, योजना है मेरे दिमाग में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि मैं जनता के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे एक बार अवसर चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे, विधायक रहे हैं माननीय बोध सिंह भगत जी, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, और उन्होंने कांग्रेस से टिकट भी ला चुके हैं। वहीं बात की जाए तो गौरव पारधी जी भी चुनाव लड़ रहे भाजपा से, और भी अन्य दिग्गज नेता जैसे प्रशांत भाऊ मेश्राम हो गए, केसर बिसेन जी हो गए, ये सभी शिरकत फरमारे पंचेश्वर गुरु जी हो गए। तो इन कद्दावर नेताओं के बीच में आप अपने आप को कहाँ तक क्या आंकते हैं? देखिए, ये कद्दावर नेता नाम से है ना, इनका उद्देश्य है सिर्फ कुर्सी। आज बोध सिंह भगत जी की बात करें तो इनको मैं देखा कि ये सिर्फ सरपंच थे जब उस टाइम कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस के बाद इनको निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, क्योंकि जो हमारे उस टाइम ऐसा प्रतिनिधित्व मिला हमको यहाँ पे खलंजी विधानसभा में श्रवण डोंगरे जी थे। तो उनके विरुद्ध में ऐसा कुछ टिप्पणी करके विरुद्ध में ऐसा चुनाव लड़े विधानसभा का, निर्दलीय चुनाव। क्योंकि इनको कुर्सी का बहुत बड़ा लालच है। बोध सिंह भगत जी को देखा, मैं बचपन से देख रहा हूँ, बहुत बड़े लालची है कुर्सी का। तो क्योंकि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, उस टाइम में फिर अगली बार बीजेपी से टिकट ले लिए। अब देखिए, जो छोटी सी राजनीति में जाने के बाद अगर बीजेपी ने उसको उस अर्श से फर्श पहुंचा दिया, मतलब तो फर्श से अर्श में पहुंचा दिया,
उसके बावजूद जब बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने के बाद विधानसभा विधायक बने, फिर सांसद बने, सांसद के बाद में फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, उसके बाद फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। मुझे समझ में आता बोध सिंह भगत जी का कि कुर्सी के प्रति इतना लालच, कैसा लालच है, क्योंकि बहुत बड़ा लालच है उनका। तो मैं, ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है, ऐसे लोगों से जनता अलर्ट है। और खासकर बात करते हैं अपने बीजेपी के जो उम्मीदवार है, वो भी उम्मीदवार जो बाहरी है, हमारे क्षेत्र के नहीं है। तो बोध सिंह भाऊ भी बाहर के, गौरव पारधी जी भी बाहर के। हमारे विधानसभा में ऐसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका पूरा विरोध हो रहा है इनका कि हमें कटंगी विधानसभा का ही प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि ये लोग बाहरी है तो इनको जनता नकार रही है। उसके बाद गुरुजी की बात करें, पंचेश्वर गुरुजी, अब पंचेश्वर गुरुजी की जो उम्र रह गई, उनने बहुत अच्छा प्रयास की, बहुत सम्मानी व्यक्ति रहे, उनने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और उनको अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के बाद अब उनका समझ में नहीं आता चुनाव लड़ना, क्योंकि उनका तो समय रहा आशीर्वाद देने का, क्योंकि उनकी इतनी उम्र हो गई है कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है। अब उनका काम है आशीर्वाद देना। रही बात केसर बाई की, तो केसर बाई भी, उनका भी इतने बार अपने क्षेत्रों में रही, जिला पंचायत सदस्य बनी और खासकर कांग्रेस के साथ जुड़ी, टामलाल सहारे जी के साथ जुड़ के रही, लेकिन उनने भी ऐसा जनता के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। क्योंकि अभी हम लोग भ्रमण करें पूरे क्षेत्र में, कटंगी विधानसभा में भी आपने जब टामलाल सहारे के लिए वो वोट मांगा, तो आपका फर्ज बनता है कि जनता की समस्या का समाधान करना। आप किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हो? जब टामलाल सहारे का प्रतिनिधित्व आप केसर भाई आप खुद कर रहे थे, तो जनता की सेवा का प्रतिनिधित्व आपने क्यों नहीं किया? उस टाइम तो जनता याद नहीं आई आपको, तो इनको जनता नकारने वाली है। रही प्रशांत भाऊ मेश्राम, तो बहुत बड़े अरबपति आदमी है ना। अब वो पैसे के दम पे एक बहुत बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता समझ रही है इनकी भावनाओं को कि ये जो लड़ाई है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक गरीब वर्सेस पूंजीपति की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें पूंजीपति में एक प्रशांत भाऊ का भी नाम आता है, लेकिन जनता देख रही है कि इस बार पूरे विधानसभा में एक गरीब वर्सेस पूंजीपति के विरुद्ध में खड़ा हुआ है भवनेन्द्र डहरवाल। पूरा जन समर्थन मिल रहा है हमको। और अभी जब समय आएगा, विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा, तो उस टाइम दिखेगा कि भवनेन्द्र डहरवाल को गरीब भाई, पीड़ित भाई, शोषित भाई, वंचित भाई ने कितने मतदानों से विजय बनाया। मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है ये सब चीज़ें। बहुत बहुत आपका भवनेन्द्र डहरवाल जी कि आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ और हमारे चैनल के साथ में साझा किया है। तो साथियों, आपने देखा कि ये जो हमारे साथ में आज जिन्होंने अपने विचार साझा किए, वे भवनेन्द्र डहरवाल जी थे, जो कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 से विधायक का पर्चा भरने वाले हैं। और उन्होंने बताया कि गरीब वर्सेस पूंजीपतियों के खिलाफ उनकी लड़ाई रहेंगी। तो आगामी चुनाव के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी जनता, मेरी कटंगी विधानसभा में मेरे मतदाता भाइयों, मेरे बहनों, आज ये जो लड़ाई है गरीब वर्सेस पूंजीपति की लड़ाई है। आप सिर्फ एक बार अवसर देखिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो आपने अवसर दिया है, एक गरीब किसान के बेटे को भी अवसर देख के देखिए, उसका आपको पता चल जाएगा कि गरीब किसान का बेटा आपके कितने काम आने वाला है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा, एक बार मुझे अवसर दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। बहुत बहुत